बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, अल्काइल हैलाइड जो है ये हमारा कल टॉपिक चल रहा था। दो रिएक्शन हमने इसमें डिस्कस किए थे। एक तो था हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स वाला टॉपिक ना। तो ये आपने वैसे अल्केन्स वाले जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उसके अंदर पेज नंबर ना 90 से 95 तक इसके बारे में काफ़ी डिटेल से है। ठीक हो गया? तो वो मैं उसको आपके सामने रिवाइज तो नहीं करूँगा क्योंकि आपने पढ़ लिया है, तो वो काफ़ी हद तक हमने भी इसमें डिस्कस कर लिया था कल। जो सेकंड वाला है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन है, यहाँ तो बहुत शॉर्ट लिखा था। कल मैंने काफ़ी हद तक कुछ डिटेल से बात करने की कोशिश की थी। तो आपके अगर बुक है ना आपके सामने, तो उसमें पेज नंबर है 136 से लेके 136 तक ना, 136 से 139 तक। तो उसमें आप देखें ना, अगर बुक को सामने रखें तो उसमें 136 पे हेडिंग दी अल्कीन, ये अल्कीन वाला चैप्टर है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की हेडिंग दी हुई है। तो इसमें अच्छा, ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की हेडिंग उसने दी है पेज नंबर 136 के ऊपर, इसमें एक तो रिएक्टिविटी आर्डर की बात उसने की है, एच आई जो एच बी आर एच सी एल और एच एफ की ना। बुक आपके सामने है ना, बुक खोल लें ना, पेज 136 पे खोल लें। तो मैं बुक के ऊपर आपको बताता जाता हूँ को ये रिएक्शन। यहाँ तो उसने अल्काइलाइड में तो बड़ा शॉर्ट दिया है ना। तो कल काफ़ी हद तक हमने डिस्कशन कर ली थी, तो मैं वही पॉइंट थोड़ा सा ना जो एडिशनल आए मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में था कि वो 136 पेज पे आपने देखना है इसको जी, रिएक्शन दिया हुआ है। उसके नीचे जो पैराग्राफ की आखिरी लाइन उसमें लिखा हुआ है एच आई ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच सी एल ग्रेटर देन एच एफ जो है ना। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि एच आई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। और एसिडिटी की बात भी हमने कर ली थी कि वीक डायपोल फोर्सेस की वजह से और आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से ये बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत कम है, बड़ी आसानी से H प्लस आयन दे देता है। इसी वजह से एच आई जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक हो गया? उसके बाद नीचे सेकंड पैराग्राफ जो है उसके अंदर मार्कोनिकोव्स रूल ना बोल्ड करके लिखा हुआ है। ये कल हमने डिस्कस किया था कि जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, यहाँ जैसे इसने एग्जांपल दी है प्रोपीन की, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रीजेंट ऐड करते हैं तो आपकी हाइड्रोजन उधर जाएगी जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा हो। फिर पेज 137 पे उसने एक और एग्जांपल दी है कि जिसमें आपके पास जो है ना, ये है 1 2 3 4 5 टू पेंटीन है। ठीक हो गई? टू पेंटीन के ऊपर देखे ना एच बी आर उसने ऐड किया है। ये पेज 137 है आपकी बुक का ना, डॉक्टर यूनुस साहब की बुक का। तो उसमें टू पेंटीन जो है उसके अंदर आप देखें दोनों तरफ जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाली, उनके पास हाइड्रोजन की तादाद बराबर है। तो कहता है अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपके पास प्रोडक्ट जो है वो दोनों तरह के मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों में फिर कोई प्रेफरेंस नहीं रह जाती। दोनों की नेचर यानी एक जैसी बन जाती है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। इस वजह से दोनों के हिसाब से फिर हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और मैकेनिज्म भी कल हमने डिस्कस कर लिया था कार्बोकेटाइन वाला, कि उसकी वजह क्या थी ये वाला प्रोडक्ट बनने की, कि जो कार्बोकेटाइन होता है सेकेंडरी वाला वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे इसी 137 पेज के मिड में उसने मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि H प्लस आयन आए हैं तो पहले उसने प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाया और उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट बनता है वो नहीं बनता, और दूसरा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है जो ज़्यादा स्टेबल है और उसी की वजह से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक हो गई? इसी तरह ये उससे नीचे एग्जांपल है वन आइसोब्यूटाइलीन है ना, आइसोब्यूटाइलीन है अल्कीन जो। जी बेटा क्वेश्चन पूछ ले अनम्यूट करके ना, जिसने क्वेश्चन पूछ रहे ना। तो सर रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पे लिखा हुआ है 137 पे, कहाँ पे? अच्छा अच्छा, 137 के स्टार्ट पे। ये आप पढ़ेंगे ना उसमें। यहाँ तो वैसे इसकी डिटेल से डिस्कशन ही है, लेकिन चलो मैं यहाँ पे वो इसकी जो यहाँ पॉइंट है सिर्फ उसी इसके ना दो टर्म्स होती हैं। एक होता है रिजियो सिलेक्टिव, एक होता है आपके पास ना इसी से मिलते थे इनेंशियो सिलेक्टिव होते हैं। एक रिजियो सिलेक्टिव होता है, एक इनेंशियो सिलेक्टिव होता है। रिजियो का वैसे लफ्जी मतलब जो है ना, जैसे ये नीचे लिखा भी हुआ है, डायरेक्शन ना, कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो खास डायरेक्शन में बनता है। यानी जैसे पिछले पेज पे 136 की जो आखिरी रिएक्शन दिया था मार्कोनिकोव्स रूल वाला, उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बना एच बी आर के साथ है,
तो वो दूसरे नीचे वाला प्रोडक्ट बना जिसमें ब्रोमीन जो है वो सेंटर में जुड़ी हुई है, पहली कार्बन से जुड़ी ब्रोमीन जो है वो नहीं बनी। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये रीजियो सिलेक्टिव है, कि ये जब भी आपका प्रोडक्ट बनाएगा तो एक खास डायरेक्शन में बनाएगा। ये मतलब ऐसे नहीं कि जो मर्जी प्रोडक्ट बन जाए, एक खास डायरेक्शन, खास जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि उस हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन जाती जहाँ हाइड्रोजन जो है वो पहले से ज्यादा हो जिस कार्बन के पास, तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट एक खास डायरेक्शन में बनता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रीजियो सिलेक्टिव। क्लियर है जी? वो देखे ना, अब उस अगर मैं जुमला वो पढ़ दूं पूरा, तो उसने लिखा ना, सच रिएक्शंस दैट आर पोटेंशियली यील्ड टू और मोर कॉन्स्टिट्यूट आइसोमर बट एक्चुअली प्रोड्यूस ओनली वन आर प्रीडोमिनेंटली वन, कि जो एक से ज्यादा बना सकते हैं लेकिन प्रीडोमिनेंटली या एक्चुअली एक ही बनाते हैं, उनको हम रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ओरिजियो का ये वर्ड रिजियोनम से निकला जिसका मतलब डायरेक्शन होता है। ठीक हो गई? अच्छा जी, उसके बाद आपके पास टर्म आ गई, ये मैकेनिज्म वाली बात हमने कर ली थी जी। और लास्ट एग्जांपल बात कर रहा था इसी पेज के ऊपर आइसोब्यूटाइलीन की ना, कि उसमें H प्लस आयन अगर पहली जो CH2 वाली कार्बन है उसके पास आता है तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है जो लेस स्टेबल है। और अगर यही H प्लस आयन जो दूसरी कार्बन साथ वाली है उसके पास जाता है तो वो फिर आपका टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है, वो ज्यादा स्टेबल है और प्रोडक्ट भी आपका फिर उसी के हिसाब से बन जाता है। ठीक हो गई? ये बातें हमने वैसे कल कर ली थी ना कि मार्कोनिकुस रूल के मुताबिक हुआ। अब ये जो बात इस पेज 138 पे जो बात की उन्हें, ये उससे हट के ये हमने उसमें बात कह लें कि नहीं की थी कल की ना डिस्कशन में। वो ये है कि 138 पे ना एक रिएक्शन आपको नजर आ रहा होगा कि प्रोपीन को HBr से रिएक्शन करवाया है, तो ऊपर लिखा हुआ है, दो एरो दिए हुए, एक के ऊपर लिखा है नो पर ऑक्साइड, एक के ऊपर लिखा हुआ है पर ऑक्साइड। यानी अगर मैं HBr के साथ एडिशन रिएक्शन करवाता हूँ और पर ऑक्साइड यूज नहीं करता तो मार्कोनिकुस रूल को फॉलो किया जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया ना, दूसरे नंबर पे ब्रोमो लगी हुई है। लेकिन अगर मैं पेरोक्साइड लेता हूं तो फिर एंटी मार्कोनिकुस रूल प्रोडक्ट बनता है, यानी ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाती है जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा होती हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्कोनिकुस रूल के उल्ट में बनता है। अच्छा, आपने अब याद रखने वाला पॉइंट आपका यहाँ पे यही था कि अगर मैंने अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने हैं तो अगर तो मार्कोनिकुस रूल के मुताबिक प्रोडक्ट बनाना है तो फिर तो सिंपल रिएक्शन करवा देंगे हेलोजन एसिड के साथ। लेकिन अगर मार्कोनिकुस रूल के उल्ट में प्रोडक्ट बनाना है तो भी हम बना सकते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम जो कंडीशन है उसमें लिख देंगे परऑक्साइड। परऑक्साइड की मौजूदगी में अगर एक्शन करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्कोनिकुस रूल के रिवर्स में बनता है। ठीक हो गई? इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल उसने दिया आइसोब्यूटाइलिन की, उसमें भी इसी तरह जो नो परऑक्साइड हो तो फिर टर्शरी कार्बोकेटायन के हिसाब से प्रोडक्ट बना हुआ है, और अगर परऑक्साइड हो तो फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन के हिसाब से प्रोडक्ट बना हुआ है। अच्छा, अब ये तो हो गया बात के एंटी मार्कोनिकुस जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनता है ना, किसकी मौजूदगी में बनता है। अब वो बनाता कैसे, उसी का मैकेनिज्म भी इसने यहाँ इसी 138 पेज के ना एंड पे दिया हुआ है कि जो हमने परऑक्साइड लिए हैं ROOR लिया हुआ है, तो उसके अंदर जो बाड मौजूद है, सिंगल बाड है, ये होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक हम क्लीवेज, एक होती है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और एक होती है होमोलाइटिक क्लीवेज। तो ये जो क्लीवेज है ये होमोलाइटिक है, मतलब दोनों जो पार्टिसिपेटिंग एटम है वो दोनों अपने अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं। इसको मैं अगर आप डायग्राम से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं तो ये ऐसे इसकी शक्ल बन जाती दोनों की ना। जैसे ये बाड है और आपको पता है इस बाड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, एक बाड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ना, ये दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस बाड के अंदर, और ये दो एटम मौजूद है। सपोज मैं यहाँ पे इसको R ही ले लेता हूँ, एक R ये मौजूद है, एक R ये मौजूद। अच्छा, अगर इस बाड को मैं तोड़ता हूँ और इसकी मैं क्लीवेज करता हूँ, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक का मतलब ये होगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाड ऐसे सेंटर से ऐसे होगा, अलग होगा इस तरह के। ये जो आपके पास है ना दोनों एटम, दोनों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। यानी ये R जो है, ये R अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इधर वाला ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन
अलग से ले जाएगा। ठीक है जी। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह बनता है कि ये आर और दो आर बनेंगे और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, यानी रेडिकल की शक्ल में हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। होमो मतलब होता है सेम, यानी जो क्लीवेज हुई है वो बराबरी के साथ हुई है, और आपका जो ग्रुप है ना वो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ये होती है, जैसे इसी की मैं मिसाल दूं, सपोज करें यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, RCl है, इसको मैं तोड़ता हूँ, तो उस केस में फिर जो ब्रेकेज होती है वो सेंटर से नहीं होती, बाड यानी इस तरह टूटता है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो बाड के अंदर मौजूद हैं, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में से एक ग्रुप लेके निकल जाए, यानी ये क्लोरीन, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके निकल जाएगी, तो आर जो होगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया गया, ठीक हो गया। और जो Cl आपके पास होगा उसके ऊपर माइनस जो है ना वो चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया है ना, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो इस वजह से उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, तो ये जो आपके पास इस वक्त नजर आ रहा है पर ऑक्साइड है ना, ये होमोलाइटिक क्लीवेज की एग्जांपल है, कि दो जो बाड था उसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक एक ऑक्सीजन लेके चली गई, और हमारे पास आर ओ रेडिकल, यानी हल्का आर का जो ऑक्साइड के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है ना, दो रेडिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो रेडिकल फिर आगे HBr के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो हेलोजन एसिड आपने ऐड किया हुआ है, तो वो वहां से H ले लेंगे तो अल्कोहल बन जाएगी, और ब्रोमीन का रेडिकल बन जाएगा। अब वो ब्रोमीन का रेडिकल अगले स्टेप में आप देखें तो वो जो अल्की डबल बॉन्ड है उसके ऊपर आके अटैच होता है। इसके भी अटैच होने के वही दो चांसेस हैं, जिसे आप देखें ना पेज नंबर 137 के ऊपर कार्बोकटायन में भी था ना, जब H+ आया था तो दो चांसेस थे, एक प्राइमरी पे कार्बोकटायन बना और एक सेकेंडरी बना। ठीक है जी। और आपका प्रोपीन की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सेंटर में प्रोपीन वाला जो H+ आयन 137 पेज के ऊपर, तो प्राइमरी कार्बोकटायन भी बना है और सेकेंडरी भी बना, और स्टेबल चूंकि सेकेंडरी था तो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बना। यहाँ पे भी ऐसे जब रेडिकल बना तो प्राइमरी भी हो सकता है सेकेंडरी भी हो सकता है, जो कोने वाला CH2 है उसके ऊपर भी आपका रेडिकल आ सकता है और दरमियान वाले पे भी आ सकता है। लेकिन जो कि स्टेबल सेकेंडरी होता है, इसमें रेडिकल के केस में भी सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है आप देखें तो वो बन रही है जिसमें जो सेकेंडरी कार्बन है ना सेंटर वाली, उसके ऊपर डॉट लगा हुआ है। फॉलो करें। तो ब्रोमीन फिर आके किसके साथ जुड़ती है, CH2 के साथ जुड़ती है, और फिर HBr का दूसरा मालिकूल आता है, वहां से हाइड्रोजन आके इस CH रेडिकल के साथ मिलके उसको CH2 बना देती है, और ब्रोमीन का रेडिकल फिर प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो आगे मूव कर, इसी तरह ये रिएक्शन चलता रहता है रेडिकल्स की शक्ल में, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो अब आपके पास जो ब्रोमीन है वो पहली कार्बन के ऊपर जुड़ी पड़ी है। ठीक हो गया, है ये भी स्टेबिलिटी के साथ चली है, लेकिन चूंकि इसमें हमने मैकेनिज्म थोड़ा सा रिएक्शन का चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो गया। ये रिएक्शन समझ आ गई जी, कि मैं इसको ड्रा करके समझा दूं? जी क्लियर है मैकेनिज्म ये वाला जी, 139 के ऊपर जो दी। यस सर। अच्छा चलो ठीक हो। अच्छा अब आ जाए अपने जो मेन हमारा मेन था ना रिएक्शन, उसके ऊपर, के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड था, ये वाला ना। अब ओवरऑल आपको याद रखने मैकेनिज्म वाली बात तो होगी ना वो अपनी जगह, लेकिन अब याद रखने वाली बात आपके पास ये आई है कि अगर आपको कोई कन्वर्जन का क्वेश्चन कह दे और कन्वर्जन में आपसे कहे कि जनाब मैं एक मिसाल जैसे देता हूँ आपको, कि वो आपसे कहता है कि मेरे पास ये है जी 2
मिथाइल प्रोपीन है, ठीक है। और आपसे कहता है 2 मिथाइल प्रोपीन से इनटू इसको आप कन्वर्ट कर दें जी, 2 मिथाइल प्रोपीन को 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन के अंदर, फॉर एग्जांपल ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। या इसी से पहले दूसरा सवाल, चलो पहले इसको मैं मुकम्मल कर लूं। आप पहले क्या काम करेंगे, इनके स्ट्रक्चर बना लेंगे। 2 मिथाइल प्रोपीन जो है ना, पहले वो बना लें कि ये और यहाँ 2 के ऊपर जो है वो मिथाइल ग्रुप है, ये 2 मिथाइल हो गया और ये प्रोपीन हो गया। 2 मिथाइल प्रोपीन से उसने कहा है जो प्रोडक्ट बनाना है हमने, उसका स्ट्रक्चर है 2 पे मिथाइल और 2 पे ब्रोमो, यहीं पे 2 मिथाइल और 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये स्ट्रक्चर बनाना है। अब आपको पता है कि यार मैं इसमें और इस रेक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या चेंज आई है कि डबल बॉन्ड सिंगल हुआ है, इधर हाइड्रोजन आई है और इधर ब्रोमीन आई है, यानी HBr ऐड हुआ है। तो आप लिख देंगे जी कि ये HBr इसमें ऐड कर दें। और चूंकि ये एडिशन भी मार्कोनिकुस रूल के मुताबिक हुई है कि हाइड्रोजन कहाँ गई है, जहां से पहले ही हाइड्रोजन ज्यादा थी यहाँ पे आई है, और जो ब्रोमीन है वो उस कार्बन के पास गई है जिसके पास हाइड्रोजन थोड़ी थी, तो मार्कोनिकुस रूल अप्लाई हुआ था, आपने सिंपली यही वाला प्रोडक्ट इसी पैटर्न पे ये आपका रिएक्शन मुकम्मल हो। अच्छा, दूसरा सवाल, अगर इसी को वो थोड़ा सा चेंज करता है और आपसे कहता है कि नहीं जी आप मुझे जो 2 मिथाइल प्रोपीन है इसको 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट कर दें, यानी इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इस तरह है, ये ऐसे आ 1 ब्रोमो और 2 मिथाइल और फिर ये प्रोपेन। अब ये जो है इसमें भी आपको इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो ऐसे ही लग रहा है कि एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हुई और एक तरफ ब्रोमीन HBr ऐड हुआ है, ठीक हो गया। लेकिन ये मार्कोनिकुस रूल के मुताबिक नहीं है ना, कि यहाँ नेगेटिव पार्ट वहां गया जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा थी, तो ये उसके एंटी मार्कोनिकुस रूल। तो एंटी मार्कोनिकुस रूल के लिए फिर आप कहेंगे HBr की एडिशन होगी लेकिन पर ऑक्साइड्स की मौजूदगी में होगी, तो हमारे पास ये रिएक्शन हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, ठीक हो गई। तो इस तरह ये याद आपका जो रखना है आपने वो इस तरह इसको रिएक्शन को याद रखना। उसके बाद है जी फ्रॉम अल्कोहल्स, कि जो अल्कोहल हमारे पास हैं उनसे अगर मैंने अल्काइल हैलाइड बनाना है तो उसका क्या तरीकेकार है। उसमें से पहला तो पॉइंट वही है कि जनाब हेलोजन एसिड के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं, H और OH मिल के वाटर बना देता है, और X जो है वो R के साथ अटैच होके RX और वाटर, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है कि सिंपल हेलोजन एसिड जो है वो अल्कोहल से रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं प्लस वाटर बना दें। और एक्टिविटी का आर्डर वही होगा जो पहले हमने डिस्कस किया कि है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज्यादा रेक्टिव होगा, जो वीक एसिड होगा उससे कम रेक्टिव होगा, जैसे कल बात की थी वही वाला आर्डर आ गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे उसने कहा है यहाँ पे जो ये तो बात हुई ना हेलोजन एसिड की, और अल्कोहल में वो लिख रहा है कि बेंजाइल और टर्शियरी अल्कोहल जो है उनकी रेक्टिविटी ज्यादा है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर मिथाइल है, ठीक हो गया। तो अब ये आर्डर ऑफ सॉरी पहले बेंजाइल या टर्शियरी जो है उनकी रेक्टिविटी ज्यादा है, वो जल्दी रिएक्शन करेंगे, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, और प्राइमरी में जो मिथाइल आपका अल्कोहल है ना वो प्राइमरी से ज्यादा रही है ना, प्राइमरी लेस देन मिथाइल है, तो मिथाइल अल्कोहल इज मोर एक्टिव देन अदर प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल की एक्टिविटी सबसे कम है, और सारी प्राइमरी जो अल्कोहल्स हैं उनमें मिथाइल अल्कोहल की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और बाकियों की इससे कम होती है, ठीक हो गया, ये जर्नल हो गया। अच्छा, अब इसका यहाँ पे एक सवाल बनता है कि ये आर्डर क्यों है कि ये जो मसलन टर्शरी वाला ज्यादा एक्टिव है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और कि जो आर्डर बना हुआ ये क्यों। हेलोजन एसिड वाला तो कल हमने डिस्कस कर लिया, वही रीजन इसकी है। इसको एक्सप्लेन करते हैं, आपके अगले पेज पे उसने रिएक्शन दिया हुआ मैकेनिज्म इसका ना, कि असल में ये रिएक्शन चलता कैसे ना,
कि पहला स्टेप ये होता है कि जो अल्कोहल होता है ना वो हेलोजन एसिड से H प्लस प्रोटॉन ले लेता है, तो वो बना देता है ROH2 प्लस, ये वाटर बन गया ना, H2O वाटर बन गया, और प्लस X माइनस है। अब ये जो H2O प्लस आपका बना हुआ है यानी वाटर बना हुआ है, ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक हो गया, और पीछे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अगर आपके पास है टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल तो बड़ी जल्दी आसानी से OH2 को रिमूव कर देंगी, निकाल देंगी, और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। उसकी वजह क्या है कि ये जो टर्शरी कार्बोकेटायन है, ये आपने पहले भी बात की थी कि वो बाकी जो प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकेटायन है उनकी निस्बत से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से टर्शरी कार्बोकेटायन की ये हमारे पास बड़ी जल्दी रिएक्शन में हिस्सा लेगा, और बड़ी जल्दी जो है ना वो टर्शरी अल्कोहल जो है वो बड़ी जल्दी ये बनाएगी, और ये बन गया तो फिर आगे प्रोडक्ट भी जल्दी बन जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा इस वजह से है कि उनका बनाया हुआ जो कार्बोकेटायन है वो काफी स्टेबल है। अच्छा, दूसरी उसने ना एक और पॉइंट आपका वहां लिखा था बेंजाइल का, पिछले पेज में ना, बेंजाइल एंड टर्शरी, बेंजाइल जो है उसको भी उसने कहा वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। बेंजाइल का स्ट्रक्चर, यहाँ बेंजाइल का स्ट्रक्चर उसने नहीं बनाया, मैं उसको थोड़ा सा आपको ना स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपका बेंजाइल होता है वो ये ग्रुप है ना, ये बेंजीन है, और उसके साथ आपका जो है ना वो CH2 ग्रुप लगा हुआ, और उसके ऊपर आपका ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन है, ये बेंजाइल कार्बोकेटायन। अच्छा, ये जो कार्बोकेटायन है ये भी स्टेबल क्यों है भला? रेजोनेंस की वजह से। ये इसकी स्टेबिलिटी क्यों है जी? ड्यू टू रेजोनेंस ना, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। रेजोनेंस कैसे आती है? जैसे यहाँ पे अब एक ये इसने दिया हुआ है कि ये आपका जो है ना ये इधर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। वो बनाते हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आम इसका। तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा जी, ठीक हो गया, और ये वाला डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर से इधर शिफ्ट होगा, और इस कार्बन के ऊपर ये वाला प्लस चार्ज आ जाएगा। इस तरह फिर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और प्लस चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और प्लस चार्ज, ये रेजोनेंस के स्ट्रक्चर आपने FSC में भी पढ़े होंगे, इधर तो शायद अभी BSc में आपने वो एरोमेटिक सिस्टम में आते हैं, लेकिन वो शायद अभी आपने डिस्कस नहीं किए। तो बर खैर मैं इसको ना ड्रा कर देता हूँ ताकि वो एक आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि पहले इस पे बात नहीं हुई हुई। अच्छा, अब ये वाला जो डबल बॉन्ड आपका था ये इधर मूव कर जाता है, इस जगह पे आता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी ये आपका अब डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाला डबल बॉन्ड खत्म हो गया जी, और जो आपका प्लस चार्ज है वो इधर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में जो नेक्स्ट जो आपका डबल बॉन्ड है ये इधर आ गया, और प्लस चार्ज अगले पे मूव कर जाता है, ठीक हो। तो इसी की शक्ल बन जाती है कुछ इस तरह। अच्छा, बात हो रही थी ये वाला डबल बॉन्ड, अच्छा वो सारा ना, तो मैं भी कोई शक्ल उसकी थोड़ी चेंज होगी, अब ठीक हो। अच्छा, ये जी ये थी हमारे पास शेप इसकी, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर आ गया,
तो ये प्लस चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, यानी ये इसकी शक्ल बन जाएगी। प्लस चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका टूट जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा। देखिए मेरा ख्याल है बेसिक कंसेप्ट्स में आपने रेजोनेंस की बात तो की होगी ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काफी हम उधर स्टेबिलिटीज वगैरह की बात करते हैं। चलो बार जी जी, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और इस ये प्लस चार्ज इसके ऊपर वापस, यानी वो पुरानी शक्ल में चला है। तो इस तरह यानी 4-5 ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस रेजोनेंस की वजह से ये बेंजाइल भी स्टेबल होता है। और टर्शरी कार्बोकैटायन का तो आपने डिस्कस किया हुआ जी। तो टर्शियल अल्कोहल्स क्यों ज्यादा रेक्टिव हैं कि वो कार्बोकैटायन बड़ी आसानी से बना लेते हैं क्योंकि वो स्टेबल है। इस तरह बेंजाइल वाला जो था वो रेक्टिव था क्योंकि वो उसका कार्बोकैटायन भी स्टेबल होता है, वो भी बड़ी जल्दी बना लेता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनकी जो ये बनाने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होते। ठीक हो गया। तो उस केस में फिर जो हेलोजन होता है, जैसे ये पहला स्टेप तो वही है प्रोटोनेशन का, प्रोटोनेशन हुई और ये ओ कार्बन के साथ जो है वो OH2+ बन गया, ये भी प्राइमरी के साथ ये बना हुआ है। लेकिन फिर जो हेलोजन आपका होता है वो आके अटैक करता है और यहाँ से वाटर को रिमूव हो जाता है। ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है पहले, ट्रांजिशन स्टेट के बाद फिर ये आपका प्रोडक्ट और वाटर बन जाता है। ये अगर आपको याद होगा FSC में भी आपने बात की थी अल्काइल एड के चैप्टर में ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 थे, यहाँ पे भी आ जाएंगे, इस चैप्टर में है। तो वो ये जो आपका टर्शरी का अल्कोहल है वो फॉलो कर रही है SN1 मैकेनिज्म को ना, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है एक स्टेम में और दूसरे स्टेम में प्रोडक्ट बनता है। और ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये आपकी फॉलो कर रही है SN2 रिएक्शन को, जो एक ही स्टेम में होता है, ट्रांजिशन स्टेट बना के फिर प्रोडक्ट बनाता है। तो ये उसको फॉलो कर रही। तो ये बात तो क्लियर होगी जो हमारा सवाल था कि टर्शरी के क्यों ज्यादा रेक्टिव है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी क्यों है, कि टर्शरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए वो बड़ी जल्दी बन जाते हैं और प्रोडक्ट भी उनका जल्दी बन जाता है, सेकेंडरी का उससे देर से, प्राइमरी का उससे देर से। ठीक हो गई। अच्छा ये बात सारी, ये जो इतनी हमने अभी बातें की ये अगर यहाँ पे हेलोजन एसिड में ले लूँ ना HI या HBr, तो हमारा ये रिएक्शन बड़े इजीली हो जाता है। लेकिन जब बात आती है ना HCl की, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, तो चूंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है, मतलब वीक एसिड है एज कंपेयर टू HBr और HI की निस्बत से वो वीक एसिड है, तो उसके लिए फिर हमें कुछ कैटलिस्ट जैसे जिंक क्लोराइड है वो साथ ऐड करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो जिंक क्लोराइड ऐड करते हैं तो उसका मैकेनिज्म फिर ये बन जाता है कि पहले वो अल्कोहल जो का जो मालिक्यूल है प्राइमरी का उसका वो HCl इसके जिंक क्लोराइड के साथ इंटरेक्ट करता है। और ये जो प्लस माइनस बाड शो किया ना, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाड है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर था ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आपको पता है 2 लोन पेयर होते हैं, तो वो लोन पेयर उसने जिंक को डोनेट किया है। जिंक ट्रांजिशन मेटल है, उसकी तरफ डोनेशन हुई है जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाड बना है और O+ है और Z-, ये इसको हम बोलते हैं अपेरेंट चार्ज। अब वैसे तो आप कह सकते हैं सर जिंक मेटल है वो नेगेटिव कैसे हो सकती है, ठीक हो गया, कह सकते हैं, लेकिन जो आपको पता है जब अब ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तब हम ये चार्जेस शो करते हैं जिनको अपेरेंट चार्ज बोला जाता है। अपेरेंट चार्ज मतलब वो जाहिरी चार्ज होते हैं, एक्चुअल चार्ज नहीं होते, वो जैसे इलेक्ट्रॉन की लूज गेन वाला चक्कर होता है उस सेंस में नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे होता है प्लस माइनस कि ये पॉजिटिव बता रहा है कि ये डोनर एटम है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने में इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, और माइनस बता रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। बस ये प्लस माइनस चार्जेस ये बता रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि R जो इसमें से निकल जाता है अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, तो R+ हो गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बांड के ऑक्सीजन के पास आएंगे तो ऑक्सीजन की जो वो वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी और आपके पास जो है ना R जो है वो प्लस, चूंकि R+ गया है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया, तो इसलिए जो बाकी आपकी स्पीशी बची उसके ऊपर अब ये जो माइनस चार्ज है ये एक्चुअल माइनस चार्ज है। ठीक हो गया, क्योंकि उसने ये एक्चुअल इसलिए कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, R से लिया है, R ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो प्लस हुआ, ये एक्चुअल पॉजिटिव है, और यहाँ जो अब माइनस है ये एक्चुअल माइनस चार्ज बन जाता है। ठीक हो गई। ये R+ फिर HCl मालिक्यूल के साथ रिएक्शन किया, जो आपने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां लिया हुआ था, तो वो R+ के साथ इंटरेक्ट करके RCl अल्काइल हैलाइड बन गया, जो बनना है H+ आ गया। H+ है वो उसी जो आपका वो इंटरमीडिएट बना था उसमें से OH से मिलके वाटर बना देता है, और जिंक क्लोराइड जो कैटलिस्ट है वो आपका फ्री हो जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट जो याद रखने वाला है वो यही है
कि आपके पास मैंने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना हो तो टर्शरी अल्कोहल जो है वो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेंगी, ये SN1 वाला, और जो प्राइमरी है वो SN2 वाला। सेकेंडरी जो है वो बिटवीन होती हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर वो कभी टर्शरी कभी प्राइमरी चले जाते हैं, तो हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ टर्शरी जो एक्सट्रीम केसेस है ना, टर्शरी SN1 में जाता है कार्बोकेटाइन बना के, और जो प्राइमरी जो कि उसका कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता वो नहीं बनाएगा, और वो इस तरह SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके प्रोडक्ट बना रहा होता है। ये कब होता है, जब आप यूज करते हैं कोई भी हेलोजन एसिड HCl के अलावा। लेकिन जब आप HCl यूज करते हैं तो उसके साथ हमें फिर कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। जिंक क्लोराइड, ये उसने लिखा इन द प्रेजेंस रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड टू रिएक्ट विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी, के प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल हों तो उनके लिए हमें जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। टर्शरी जो है उसके लिए ऐड करने की जरूरत फिर भी नहीं पड़ती, चाहे HCl भी हो, कि टर्शरी जो है वो बड़ी आसानी से कार्बोकेटाइन बना लेता है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह से फास्ट रिएक्शन शो कर रहा होता है। तो उसके लिए जिंक क्लोराइड हम ऐड ना भी करें तो भी काम चल जाता है। ठीक हो गई। और कर लें तो फिर ये हमारे पास जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है HCl के साथ इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं इस तरीके से, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। तो क्वेश्चन एक तो आपका ये हो सकता है जी मैकेनिज्म लिख दो, तो आप ये जिंक क्लोराइड के साथ मैकेनिज्म इसी तरह मेंशन कर देंगे। और दूसरा जनरल याद रखने वाली बात जो आपकी है वो वही है जो मैंने एक्सप्लेन की है, कि टर्शरी कार्बोकेटाइन टर्शरी अल्कोहल जो है उनको कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, वो HCl HBr HI सारों के साथ रिएक्शन कर जाते हैं इस मैकेनिज्म के साथ। जो प्राइमरी अल्कोहल वाले हैं वो अगर हम HBr और HI लें तो फिर तो ये मैकेनिज्म है, और अगर हम HCl लेते हैं तो फिर हमें जिंक क्लोराइड ऐड करना पड़ता है, और फिर जाके ये रिएक्शन होता है इस मैकेनिज्म के तहत, और फिर प्रोडक्ट बन रही होती है। ये आपको याद होगा FSC में ना, आपने इस रिएक्शन को वहां नाम दिया था लुकास टेस्ट का, कि HCl से रिएक्शन करवाते थे जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में। इस टेस्ट को आपने लुकास टेस्ट कहा था, कि वहां हम चेक कर रहे होते थे, फर्क कर रहे होते थे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के अंदर, कि जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो बड़ी जल्दी रिएक्शन देता है, सेकेंडरी 5 से 10 मिनट में देता है, और प्राइमरी जो होता है वो बहुत ज्यादा वो हीटिंग पे जाके देता है, नॉर्मल उसका रिएक्शन नहीं हो पाता। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा उसने यहाँ पे लिखा है कि अगर हम आपकी जो ना रिएक्शन इन्वॉल्व द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन विच ऑलवेज हैज द टेंडेंसी टू रीअरेंज इटसेल्फ टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन, यानी चूंकि कार्बोकेटाइन बनता है ना, तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की वजह से आपको पता है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बने, लेकिन वो खुद ब खुद ही रीअरेंज होकर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अगर वहां पे पॉसिबिलिटी है तो उसमें चला जाएगा, या टर्शरी की है तो टर्शरी में चला जाएगा। तो मतलब वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के चक्रों में रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज हो जाता है, जो हम देख रहे होते हैं वो हमें नहीं मिलता बल्कि उससे हट के मिलता है। कहता है इस रीअरेंजमेंट को हम वैसे रोक भी सकते हैं। वो कैसे, कि अगर हम लो कंसंट्रेशन ले लें ना ZnCl2 की, तो फिर रीअरेंजमेंट नहीं होती। मतलब ये कि फिर प्रोडक्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरह हो जाता है ना, कि ZnCl2 चूंकि थोड़ी अमाउंट में है ना, तो फिर HCl पहले ZnCl2 के साथ रिएक्शन करके ZnCl3 बना देता है। ठीक हो गया, वो Cl- जो है ना इधर आ जाता है, और H+ अल्कोहल के साथ मिलके ये बन जाता है। और एक ही स्टेप में आपका यहाँ से जो Cl- है, ये ZnCl3 के अंदर Cl- है, वो आके R पे अटैक करता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है, और ZnCl2 भी बन जाता है, वाटर भी बन जाता है। और अब इसमें कार्बोकेटाइन चूंकि नहीं बना है, इस वजह से रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं होते। ये केस कब आता है, जब आप क्या करें, जिंक क्लोराइड जो आपका कैटलिस्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या रख दें, लो रख दें। और ये चीज किस पे अप्लाई होगी, प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे, क्योंकि टर्शरी की हमने बात की है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन को ये कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं होती, और वो तो आराम से आपका जो है ना वो चलता है ना, नो जिंक क्लोराइड इज रिक्वायर्ड फॉर द मोर एक्टिव टर्शियरी अल्कोहल, कि उसके लिए हमें ये नहीं चाहिए वो HCl वगैरह हो, कोई भी एसिड ले लें उनके साथ ये रिएक्शन शो कर जाता है। लेकिन उसमें अब ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है उसको कैटलिस्ट नहीं चाहिए, किसी भी एसिड HCl HBr HI किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, लेकिन उसमें एक साइड रिएक्शन हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन टू एन एल्कीन, के वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन के चांसेस होते हैं, यानी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनने की बजाय अल्कीन बन जाती है, तो इसके चांस वहां पे मौजूद रहते हैं। ये आपका यहाँ पे इसके साथ ही ना क्वेश्चन मार्क लगा लें, शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें कि यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, कि टर्शरी कार्बोकेटाइन टर्शरी अल्कोहल जो है वो उनको जिंक क्लोराइड नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए,
आप कहेंगे चूंकि टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है इसलिए वो बड़ी आसानी से खुद ब खुद बन जाते हैं, उन्हें कैटलिस्ट नहीं चाहिए। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर वो कहता है कि उसके ड्रॉबैक क्या है टर्शरी का अल्कोहल्स का, या उसका जो है ना डिसएडवांटेज क्या है, तो हम कहते हैं डिसएडवांटेज ये, या उसका साइड रिएक्शन क्या है, तो उसमें फिर हम बताते हैं कि एलिमिनेशन टू एन अल्कीन जो है उसके चांसेस हो सकते हैं, तो हमें वो इसका साइड रिएक्शन बन जाता है टर्शरी कार्बोकेटाइन। ओके हो गया यहाँ तक। उसके बाद जी लास्ट जो पैराग्राफ आपका इस रिएक्शन में दिया ना अल्काइल ब्रोमाइड्स का, अब वो बता रहा है कि आपने ये अल्काइल हैलाइड बनाने हैं तो वो बनाने के क्या क्या तरीकेकार होंगे, किस तरह वो वर्क करते हैं ना, हर एक अल्काइल हैलाइड का अलग अलग बात करेगा ना। तो पहले उसने अब बात की है अल्काइल ब्रोमाइड की ना, कि जब हमने अल्काइल ब्रोमाइड बनाना होता है तो हम हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी HBr को यूज करते हैं, और बॉइलिंग के ऊपर 48% विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ 48% HBr लेते हैं और हीट करते हैं, तो फिर जाके अल्काइल ब्रोमाइड हमारे पास बन जाते हैं। और उसमें हमें कैटालाइटिक अमाउंट सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम ऐड कर दें, वो भी ऐड करनी पड़ती है प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर ना, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गए। उसके बाद है जी HI के साथ जो रिएक्शन है, HI में हम कहते हैं कि कांस्टेंट बॉइलिंग, अच्छा उसमें ना पिछले में वो जुमला डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म एन अल्कीन, यानी उसमें भी अल्कीन के चांसेस हैं टर्शरी कार्बोकेटायन के साथ ना, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट यूज करें तो। अच्छा उसके बाद है जी बॉल HI के साथ अगर एक्शन करते हैं तो 50%, 50% जो है ना आपका HI जो है हाइड्रोजन आयोडिक एसिड जो है वो यूज होता है, तो अल्काइल आयोडाइड्स हमें मिल जाते हैं। इसमें हमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी स्मॉल अमाउंट H2SO4 अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर दें तो रिएक्शन को वो स्पीड अप कर देता है। अल्काइल आयोडाइड्स में आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अल्कोहल विद सोडियम पोटेशियम आयोडाइड, कि अल्कोहल को सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएं 95% फास्फोरिक एसिड में, तो भी हमारे पास अल्काइल आयोडाइड्स बन जाते हैं। ये रिएक्शन अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसको इधर ही ना, रिएक्शन नहीं लिखा तो आप नोट कर लें कि अगर हम HI जो है ना, ये सॉरी अल्कोहल का रिएक्शन आपने कराना था ना, ROH अल्कोहल को आप रिएक्शन करवा दें सोडियम आयोडाइड के साथ जैसे, ठीक हो गई, तो आपके पास वो इसकी प्रोडक्ट बन जाती है इस तरह के RI अल्काइल आयोडाइड बन जाते हैं, और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भी होगी उसकी बेस बन जाती है। अच्छा वो इसमें हमारे पास जो कैटलिस्ट जो यूज हम कर रहे हैं ना, वो हमारे पास है 95%, ये 95% फास्फोरिक एसिड है H3PO4 है। ठीक है जी, 95% फास्फोरिक एसिड जो है ये हमारा कैटलिस्ट है, तो फिर हम अल्कोहल को डायरेक्ट आयोडीन के साल्ट्स के साथ रिएक्शन करके भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है जी यहाँ पे अब ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जितनी अभी पीछे आपने बात की ना अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने की, उसमें हमारे पास रीअरेंजमेंट के चांसेस थे नंबर एक, नंबर दो उसमें अल्कीन एलिमिनेशन वगैरह के चांसेस थे, तो यानी उसमें हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट के बनने के चांसेस थे। कब? जब हम अल्कोहल को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? हेलोजन एसिड के साथ, HCl के साथ, या HBr या HI के साथ कराते हैं। तो अगर इस चीज को हमने रोकना हो कि ये रीअरेंजमेंट वाला चक्कर ना हो, एलिमिनेशन वाला चक्कर ना हो, तो कहते हैं उसका तरीकेकार ये कि आप फिर उसको अल्कोहल को फास्फोरस हैलाइड जो होते हैं ना, PCl3 या PCl5 जो है उनके साथ रिएक्शन करवा दें, तो आपके पास, या दूसरे नंबर पे ये थायोनाइल क्लोराइड है, इनके साथ रिएक्शन करवा दें तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बनेगा अल्काइल हैलाइड का, और इसमें ना तो एलिमिनेशन के चांसेस होते हैं ना ही रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन ये अपना नॉमिनेट कर सकते हैं, या क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जनाब फास्फो अल्कोहल को जब अल्कीन के साथ उसमें अल्कोहल से अल्काइल ऐड बनाते हैं तो उसमें रीअरेंजमेंट कौन कौन से ड्रॉबैक हैं, कि रीअरेंजमेंट है और एलिमिनेशन रिएक्शन है, और इसको अगर हम स्किप करना चाहते हैं तो फिर क्या करें, तो अल्कोहल से अल्कीन बनाने के अल्काइल ऐड बनाने के लिए तो आप कहेंगे फिर अल्कोहल को हम
फास्फोरस हेलाइड्स के साथ रिएक्शन करवा लेंगे या थायोनाइल क्लोराइड के साथ करा लेंगे, तो हमारे लिए रीअरेंजमेंट वाली जो ड्रॉबैक है या एलिमिनेशन वाले वो खत्म हो जाते हैं। ठीक हो गया। उसका मैकेनिज्म भी उसने दिया हुआ है कि अल्कोहल PCl3 के साथ उसने रिएक्शन लिखा है, जैसे PX उसने जनरल कर दिया, रिएक्शन करते हैं तो तीनों हैलोजन रिप्लेस होते हैं, उसकी जगह आपके पास ये RO यानी HX बन गया ना, H और X, तीन मालिक्यूल अल्कोहल के इस्तेमाल हुए, 3HX बन गए, और RO के तीन मालिक्यूल, RO पीछे बच जाता है ना, तो RO के तीन जो है वो फास्फोरस के साथ आके अटैच हो गए। ठीक हो गए। उसके बाद अगर इसको मैकेनिज्म इसको अगर ओपन करें ना, तो ऐसे समझ लें कि ये ऑक्सीजन के ऊपर ना लोन पेयर है, तो वो अटैक करता है उसके ऊपर ना, ये आपके पास था ना R, ये ऑक्सीजन थी, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास ना दो लोन पेयर आपको पता, और एक नीचे। ठीक हो गया। और इसका आप रिएक्शन करवा रहे हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ ना, ये फास्फोरस है, ये PCl3 के साथ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो अल्कोहल जो है उसका ये लोन पेयर है ना ऑक्सीजन का। अब ये फास्फोरस जो होता है, वैसे तो ये न्यूक्लियोफिलिक है, इसके पास लोन पेयर वगैरह भी, लेकिन तीन आपके हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े होने की वजह से, इनके पुल की वजह से, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया होता है, उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये आपका यहाँ से यानी इसका अटैक होके, तो ये ठीक है जी, फास्फोरस पे अटैक करेगा, तो आपके पास ये अल्कोहल आके जुड़ जाएगी, तो इसका अगली जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये फास्फोरस है जी, और उसके साथ ये अल्कोहल आके इस तरह जुड़ेगी कि हाइड्रोजन रह जाएगी इसके साथ, ठीक है, और ये इसके साथ हाइड्रोजन एक, मैं इधर शो कर, चलो इधर ही देख लेते हैं, ठीक है जी। और ये आपका लोन पेयर को इस अभी मैं इसे अभी शो करने की जरूरत नहीं है जी। तो ये हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है वो वहां से पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन को वो अटैक करती है, उसको यानी वहां से रिप्लेस कर लेती है, वो निकाल देती है, ठीक हो, HCl बना के निकल जाता है ना, यानी ये आप ऐसे समझने कि ये इधर आके अटैक हो गया, ये वाला बॉन्ड आपका ये P है ना हमारे पास, तो ये आप ऐसे समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गए, दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेगी क्लोरीन, ये आपका फास्फोरस है, ये P है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गई, ठीक हो गया। अच्छा, क्लोरीन इसके ऊपर प्लस चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि उसके तीन बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये प्लस चार्ज की शक्ल में बना हुआ है। अच्छा, ये फास्फोरस का ये इधर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके गई Cl माइनस वहां से हाइड्रोजन पे अटैच किया H+ की शक्ल में, तो HCl बन गया, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन वहां पे मौजूद हैं वो दोनों के दोनों आपके ये वाले वापस ऑक्सीजन के ऊपर आके उसका लोन पेयर जो है वापस उसको मिल जाता है, मुकम्मल हो जाता है, इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास जो इसका प्रोडक्ट पहला जो बन जाएगा वो ये बनेगा कि ठीक है जी, ये क्लोरीन भी गायब होगी, और आपके पास ये RO का ग्रुप आके यहाँ ऐसे अटैच हो गया, एक ग्रुप आके अटैच हो गया, ये एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है जी। सेम इसी रूल के ऊपर, और दरमियान में आपको यहाँ पे एक जो है इसके साथ प्लस एक HCl का मालिकूल बन गया, तो इसी तरह दूसरा अल्कोहल का मालिकूल आएगा, वो दूसरी क्लोरीन को निकाल देगा, तीसरा आएगा तीसरी को निकाल देगा, तो तीन RO ग्रुप फास्फोरस के साथ जुड़ जाते हैं तीन क्लोरीन के मालिकूल निकालने के बाद, तो ये वाली शक्ल बन जाती है, ठीक हो गया। फिर ये नेक्स्ट आता है HCl के साथ दोबारा अटैक करता है, वो कैसे है कि H जो फास्फोरस है ना इसके पास लोन पेयर है ना, ये जिस तरह नाइट्रोजन है ना पांचवें ग्रुप में, फास्फोरस भी पांचवें ग्रुप में, इसके पास लोन पेयर है,
तो वो लोन पेयर इधर से H प्लस जो है उसको टेक कर ले, उससे वो टेक करके ये PH प्लस बना गया और X माइनस 7 हो गया। ठीक हो गया। अब वो X माइनस जो बना है वो वहां से R जो है उसको रिप्लेस कर लेता है और हमारे पास डबल बॉन्ड O बन जाता है। यानी इसको मैं अगर शो करूं, ओपन करें इसको, तो ये आपके पास शक्ल बनी ना, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था 3OR वाला ना, वो ये है। ये ऑक्सीजन होगी जी, और इसके साथ आर आ गया। अ, ये ऑक्सीजन होगी और इसके साथ ये आपका आर आ गया। ठीक है जी, तीन ये बने हुए। अब इसमें पहला स्टेप क्या हुआ कि इसने एसिड से HCl जो एसिड था वहां से H प्लस लिए। ठीक है, एसिड में से H प्लस लिए हैं, तो वो आपके पास ही नहीं, या मैं ऐसे लिख देता HCl ले लिया H, और इसके पास लोन पेयर है, ये जो फास्फोरस है इसके वैलेंस शेल में एक लोन पेयर है। वो लोन पेयर यहाँ से निकलता है, वो यहाँ से प्रोटॉन को टेक कर लेता है और ये Cl माइनस आपका अलग से हो जाता है। तो प्रोडक्ट आपके पास जो बनेगी नेक्स्ट टाइम में इसका, वो ये है। और इसके साथ अब लोन पेयर इसका गायब हो गया, क्योंकि उसकी जगह आपका एक प्रोटॉन जो है वो आके जुड़ गया, हाइड्रोजन इस तरह, और ये जो फास्फोरस है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस चार्ज के साथ आ जाएगी। और जो Cl माइनस है वो इसके साथ ही ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये साथ बना के ना साथ बैठा हुआ Cl माइनस। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या कह रहे हैं कि ये जो Cl माइनस है ना, यही जो Cl माइनस है ये आके अटैक करता है कहाँ पे, इस R के ऊपर। तीनों में से किसी R के ऊपर उसने अटैक किया, ये अटैक हुआ तो ये वाला जो आपका या दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आके डबल बॉन्ड बन गया। ठीक हो गया। तो इसका आपका जो स्ट्रक्चर बनता है नेक्स्ट में, वो जो उसने शो किया ना, इकट्ठा शो किया हुआ, प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन उसके साथ वो आपके वो जुड़ी हुई है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, फास्फोरस और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला आपका बॉन्ड टूट जाएगा और आर ग्रुप जो है वो क्लोरीन से जुड़ गया। तो आपके पास जो प्रोडक्ट नेक्स्ट बन गया इसके साथ जो बना, वो प्लस RCl अल्काइल हैलाइड बन गया और ये P डबल बन गया। यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ इसने दिया हुआ है जी, कि ये RO डबल ट्वाइस है, तो ये RO आपका दो हो गए, P डबल बॉन्ड हो और H है, तो ये P डबल बॉन्ड और HPH के और डबल बॉन्ड हो गया, साथ RX आपका एक बन गया। ठीक हो गया, ये सेकंड स्टेप आपके पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में फिर, अब चूंकि इसमें दो और है ना, तो इसी तरह एक और HX आएगा, वो एक और R को ले जाएगा, तीसरा HX आएगा वो तीसरे R को भी ले जाएगा। तो आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट इस तरह RX के तीन मालिक्यूल, एक यहाँ मिला है आपको अभी, एक नेक्स्ट स्टेप में होगा, एक तीसरे स्टेप में होगा, और साथ H3PO3 बन जाएंगे। अब उसको अगर आप देखें तो उसमें थोड़ा सा उसका डिफरेंट केस है। डिफरेंट केस इस तरह है कि देखिए ना, ये सिंपल, ये आपका बाड था जी, और आपका अब ऐड हुआ है ये आपके पास ना, ये HCl का मालिक्यूल आ गया सपोज। ठीक है, जो आके यहाँ इंटरेक्ट करेगा। अब जार बात, इसके साथ इंटरेक्ट किसने करना, वो Cl माइनस वाला काम है ना, तो मतलब ये Cl माइनस जो यहाँ पार्शियल माइनस चार्ज के साथ मौजूद है, Cl माइनस जो है वो अटैक करेगी आपकी R के ऊपर। ठीक होगा, वो R के ऊपर अटैक करेगी तो वो बन जाएगा RCl। ठीक होगा, और ये जो H है, वो जो ऑक्सीजन की लोन पेयर कह लें, वो आपका, मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ कि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, क्योंकि R प्लस निकलेगा ना यहाँ से, ये Cl माइनस R प्लस, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, वो वहां से अटैक करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर, और इसकी जो शक्ल बन जाएगी, यानी ये हाइड्रोजन के ऊपर आके तो वो बन जाएगा OH।
यानी ये पी के साथ ओ एच हो जाएगा और आर सी एल का एक मालिकूल और बन जाएगा। ठीक हो गए। तो आपके पास प्रोडक्ट जो नेक्स्ट बनेगा उसमें ये ओ एच की शक्ल कन्वर्ट हो चुकी होगी इसकी। और यही स्टेप फिर दोबारा रिपीट होगा तीसरे के लिए। यानी अब ये आर खत्म हो चुका है यहाँ से और ये आपका ओ एच बन चुका है और इसके साथ आपको एक आर सी एल का ये मालिकूल भी मिल चुका है। ठीक होगा। और नेक्स्ट टाइम में फिर यही प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है। ठीक हो। और उसमें आपका ये एक मालिकूल अब पहले ही वो ओ एच बन चुका है ना, ये वाला ओ एच बना, सिर्फ एक ओ आर बचा हुआ, तो वो एक ओ आर जो बचा हुआ है उसी पैटर्न पे दोबारा अटैक करेगा तो वो भी अब ओ एच में बदल जाएगा। तो ये आपका एच थ्री हो गए, 3 हाइड्रोजन है, और पी ओ थ्री फास्फोरस का 3 ही ऑक्सीजन है, तो इसको इकट्ठा हम लिख देते हैं एच थ्री पी ओ थ्री, और साथ आर एक्स के आप 3 मालिकूल बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो ओवरऑल अगर आप ये रिएक्शन लिखना चाहें तो ओवरऑल रिएक्शन आप इस तरह लिखेंगे कि 3 मालिकूल हैं आर ओ एच के, ठीक होगा, जिन्होंने इंटरेक्ट किया है आपका पी सी एल थ्री के साथ सपोज। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना वो 3 आर सी एल अल्काइलाइड के 3 मालिकूल हैं और उसके साथ एच थ्री पी ओ थ्री बन जाए। ठीक हो गए। तो ये ओवरऑल आपका वो मालिकूल का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें, और रिएक्शन, इसी रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ये बन जाएगा। उसके बाद दूसरा है जी थायोनाइल क्लोराइड के साथ ना, सेम उसी पैटर्न पे अगर मैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ इंटरेक्ट करवाऊं तो इसमें हमारे पास HCl का मालिकूल निकल जाता है, ये प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनता है, वो वहां से फिर क्लोराइड आयन जो है वो रिमूव होता है, प्लस SO2 बनता है, प्लस आर जो है वो क्लोरीन से मिलके आरसीएल बना दिया और SO2 जो गैस है वो बन जाती है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैकेनिज्म के थ्रू, ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरे पास अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। जिसके पास हमारे पास ना ये इस तरह ये लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल ना, न्यूक्लियोफाइल मतलब कि जो अटैक करेगा उस जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसके सामने आपके पास मौजूद है SOCl2 ना, सल्फर सल्फोराइल, इसको हम ना सल्फर ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं या थायोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो ये क्लोरीन आ गई, ये सल्फर आ गई, साथ फिर ये क्लोरीन आ गई। ठीक होगा। और इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ वो ऑक्सीजन मौजूद है, ये SOCl2 का स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो लोन पेयर आपका है ये वाला, ये अटैक करेगा सल्फर के ऊपर, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो आपका जो है वो ऑक्सीजन की, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, जाहिर बात है अगले स्टेप में चले जाए। इसकी जो शक्ल बनेगी पहले स्टेप पे आपके पास वो ये बन जाएगी, ये जिसके साथ ये आर, ये आपकी ऑक्सीजन आके जुड़गी, ऑक्सीजन के साथ आर मौजूद है। ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई है, और हाइड्रोजन की वजह से इसके ऊपर अब आपका प्लस चार्ज भी आएगा, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड हो गए ना ऑक्सीजन के, ये प्लस चार्ज के साथ होगी। और उसके, इसको मैं प्लस दूसरा दे दूं जरा, इजी हो जाता है। ठीक है। ये प्लस के साथ आ जाए, और यहाँ आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है ये सिंगल हो जाएगा। ये सिंगल हो जाएगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाए। ठीक है। माइनस ने कि ये लोन पे रहा है ना इधर,
तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन की तरफ चले गए, वो माइनस हो गए, ये प्लस हो गए। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसी में से आपका ये जब माइनस चार्ज वापस आएगा तो हम कहते हैं कि इसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाती, ये वापस आएगा। तो एक, दो और तीन बाड में से अगर ये टूटता है, ये वाला बाड टूटता है, तो फिर तो हम वापस रेक्टेंट में चले जाएंगे ना। तो हम कहते हैं कि इन दोनों में से एक बाड टूट गया, जैसे सपोज करें ये Cl वाला बाड हमारा टूट जाता है, Cl माइनस जो है ना निकल जाता है। तो ये इसके नेक्स्ट जो आपके पास शेप बनती है, ये दोबारा डबल बॉन्ड हो गया जी, और ये क्लोरीन आपकी यहाँ से गायब हो गई, निकल गई मालिक्यूल में से ना, ये Cl माइनस के साथ आ गई। ठीक हो गई, ये Cl माइनस आपका यहाँ से निकल गया, रिमूव हो गया, अलग हो गया, इस प्लस के साथ क्या है, इस शक्ल में वो मौजूद है, ये शक्ल बनी। अब उसने आपकी बुक पे जो स्ट्रक्चर है ना ROSOCl, वो कैसे बना होगा, ROSOCl ये वाला, यानी ये क्लोरीन यहाँ से आके हाइड्रोजन को निकाल ले तो HCl जो है ना वो बना के साइड पे हो जाती है। तो अगला जो आपका इसका प्रोडक्ट बन जाता है, नेक्स्ट टाइम हम कहते हैं कि ये वाली जो क्लोरीन है ये आके वहां से ये हाइड्रोजन को ले जाएगी, तो ये वाला जो आपका बॉन्ड है ये वापस उधर H प्लस को लेगी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर वापस हो जाएंगे, उसका प्लस चार्ज जो है वो गायब हो जाएगा। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका पूरे मालिक्यूल का, वो ये बन जाएगा जो उसने शो किया हुआ था। अच्छा, उसी को मैं इस तरह शो कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए ना, ये इस तरह। यहाँ पे अब आपके पास H प्लस भी निकल गया, ये स्ट्रक्चर बना हुआ जी, इसको ठीक है, ये स्ट्रक्चर है जिसको उसने यहाँ इकट्ठा लिखा है ना ROSOCl, तो वो इतने स्टेप्स के बाद ये बना है। और इस ROCl में से साथ आपके पास क्या क्या मौजूद है, ये हो गया प्लस, ये वाली आपका Cl माइनस भी मौजूद है जिसने H प्लस को वहां से टेक किया है, ठीक हो गया। और प्लस इसके साथ वो H प्लस भी मौजूद है जो वहां से निकला है। मैं इसको प्लस की शक्ल में से लिख रहा हूँ कि चूंकि ये एसिड है ना, तो एसिड आयोनाइज होकर H प्लस Cl माइनस बनाया हुआ है ना, तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं जैसे उसने लिखा है HCl है, इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है और अलग अलग भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर हम कहते हैं कि ये जो Cl माइनस आपका है ना, जैसे उसने यहाँ पे किया ना, Cl माइनस था ROSO, यानी वहां से उसने Cl को निकाल दिया, ये Cl माइनस। अब ऐसे खुद ब खुद तो नहीं निकलेगा ना, उसका निकलने का यही तरीका हो सकता है ना कि ये जो Cl माइनस है ये आपके पास आए और आके ये आर पे अटैक करेगा, RCl बन जाएगा। ये वाला जो आपके पास है ये पूरे का पूरा यहाँ आके डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये यहीं पे ऐसे Cl माइनस निकल जाएगा। तो यानी ये इसके पास आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगी ना, जो उसने फाइनल शो की हुई है, वो ये बनती है कि एक तो आपके पास RCl बन गया ना प्लस के साथ, ये Cl और R मिलके RCl, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आया तो डबल बॉन्ड हो गया ना, S डबल बॉन्ड हो और S डबल बॉन्ड हो, ये आपके पास बन गई SO2 गैस। ठीक है, ये SO2 गैस होगी, और ये जो Cl माइनस निकला वो HCl के साथ H प्लस के साथ मिलके HCl बना देगा। तो ये ओवरऑल आपका प्रोडक्ट हो गया कि अल्कोहल और थायनल क्लोराइड की रिएक्शन हो, तो रिएक्शन होने के बाद ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है जो उसने यहाँ शो किया, अल्काइल SO2 और HCl, ये तीन प्रोडक्ट है और ये दो आपके रिएक्टेंट है। तो ओवरऑल रिएक्शन आप इस तरह लिख सकते हैं, इन दोनों को लिख के और डायरेक्ट एरो दे दे यहाँ से यहाँ पे, तो ये आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक हो गई। ले जी, ये आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद लास्ट है जी, दो रह गए छोटे से ही हैं, बस इसको दो में बस 5 मिनट और देंगे आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो चलें, ये प्रेपरेशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी।
उसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना हमारे पास, उसमें इसके रिएक्शन इसने दिया हंस डाइकर रिएक्शन का नाम दिया हुआ है। सिल्वर एसीटेट है ना, एस्टिक एसिड का सिल्वर साल्ट है, तो उसको रिएक्शन करवाया ब्रोमीन के साथ, तो उसमें प्रोडक्ट बन जाता है ना आपका CCl4 की मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ, यानी सॉल्वेंट के तौर पे ये यूज हो रहा है। तो अल्काइल हैलाइड है, CO2 और सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना, इसका हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है। ये 3 प्रोडक्ट आते हैं। और ये सिल्वर का, अच्छा सिल्वर वैसे तो आपको पता है सिल्वर जो मेटल है ना वो इतनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल कैटेगरी में नहीं आती, तो उसका जो बेस वगैरह होगी वो भी बहुत ज्यादा वीक बेस, अव्वल तो वो पानी में हल ही नहीं होती ना, सिल्वर हाइड्रोक्साइड पानी में हल नहीं होता। तो प्रॉब्लम यहाँ पे अगर आप ये पूछें कि सिल्वर का साल्ट कैसे बनेगा, तो उसकी उसने ऊपर वैसे बात लिख दी है ना ये दूसरी लाइन में, कि सिल्वर साल्ट हम कैसे बनाते हैं, एसिड को सिल्वर के ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। सिल्वर ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड हो गया ना, वो बेसिक हो गया, तो मेटल का ऑक्साइड जो बेसिक है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास ये सिल्वर का साल्ट जो है वो बन जाता है। ठीक हो गया। और ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया तो ये RbRCO2 और सिल्वर ब्रोमाइड उसके साथ प्रोडक्ट तीनों आ जाते हैं। अच्छा इसमें अब रिएक्शन कैसे होता है इसका, कि ये आपका साल्ट है जी, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया, ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है सिल्वर जो साल्ट होता है मेटल पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, तो ये माइनस जो है वो ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगी, तो ब्रोमीन के साथ ये अटैच होकर ये OBr का बॉन्ड बन जाएगा, और साथ Br माइनस बनेगा, वो सिल्वर से मिलके सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा। नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि इसी में से ये जो आपका O और Br का बॉन्ड है ना, ये होमोलाइटिक क्लीवेज दरमियान से टूटा है, इस तरह के ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेगी और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगी, तो ये दो रेडिकल बन गए। ठीक हो गया। अब उस रेडिकल में जो ये जो कार्बोक्साइल में ऑक्सीजन के ऊपर जो रेडिकल है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये ना एरो है ना, सिंगल एरो है, ये आधा एरो एक इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव किया सिंगल, इधर से ये बांड टूट के वहां से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आपके पास आ गया, तो ये यहाँ पे डबल बांड बन गया, C डबल बांड हो C डबल बांड हो, ये CO2 गैस हो गई। ठीक हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फ्री हुआ वो R के पास गया, वो R का रेडिकल उसने बना दिया। अब ये R का रेडिकल और ये Br का रेडिकल ये आपस में मिल सकते हैं और अल्काइल हेलाइड बन जाएगा जो हम ये बनाना चाहते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये RJ इधर से भी हासिल कर सकता है, जैसे उसने शो किया ना अगले पेज, ये जैसे जो कि R का रेडिकल वो डायरेक्ट जो Br का रेडिकल था उससे भी मिल सकता है, और R का रेडिकल जो ब्रोमीन का रेडिकल ब्रोमीन है उसको भी यहाँ पे कैप्चर कर सकता है, और वहां से कैप्चर करेगा तो फिर ऑक्सीजन का रेडिकल बन जाएगा। और फिर ये उसी तरह और रेडिकल जो पिछले स्टेप में भी आपने बात की ना, आर का जैसे ये रेडिकल बनाया था, तो वो उसमें से और आर के रेडिकल निकलते रहेंगे, इस तरह ये फ्री रेडिकल की शक्ल में ये आपका रिएक्शन जो है वो चलता रहता है और हमारे प्रोडक्ट जो है वो बनते रहते हैं। इसमें उसने दो बातें लिखी, एक तो ये कि ब्रोमीन जो आपकी है वो उसके रिजल्ट जो है क्लोरीन की निस्बत से बेहतर आते हैं। इसकी वजह ये आप कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन और दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साथ साथ जुड़े हुए हैं ना, तो इनमें जो ज्यादा यानी स्टेबल बॉन्ड जो है ना वो ऑक्सीजन और ब्रोमीन का है बनिस्बत ऑक्सीजन और क्लोरीन के। इस वजह से इसका जो है ना वो आपका ये ज्यादा एक पॉइंट तो ये है कि ब्रोमीन रिएक्शन दे रही और क्लोरीन नहीं दे रही। और दूसरा ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो ना तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते। दूसरा ये था कि जब इसने यहाँ और आके अटैक करना था ना, तो इस बाण ने यहाँ से टूटना है, तो ब्रोमीन का बाण बड़ी आसानी से टूट जाता है एज कंपेयर टू आपका जो है ना वो उसके क्लोरीन के ना, या उसमें रेक्टिव रिएक्शन, हाँ आप ये भी कह सकते हैं क्लोरीन है गैस, ब्रोमीन है लिक्विड, तो जो लिक्विड फॉर्म में है उसकी इसके साथ इंटरेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा है, इस वजह से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर ज्यादा सूटेबल जो सूरत हाल वो यही लगती है कि ये ऑक्सीजन के साथ जो ब्रोमीन का बॉन्ड है ना ये तो मौजूद है, ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन का जो कंपाउंड है ना वो बहुत ज्यादा ऐसा कोई कंपाउंड हमने नहीं देखा ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस वजह से इस ब्रोमीन की स्टेबिलिटी की वजह से वो यूज होता है, क्लोरीन की जो स्टेबिलिटी है उसकी कम है, इस वजह से वो यूज नहीं हम करते। ठीक हो गई। और दूसरी बात उसने की है कि प्राइमरी जो है उसका रिएक्शन ज्यादा फास्ट है बनिस्बत सेकेंडरी के, और उसके ज्यादा बनिस्बत टर्शरी के। तो उसमें ना कार्बोकैटायन वाली बात तो है नहीं, इसमें बात तो वैसे रेडिकल जो बनना है रेडिकल बनेगा तो फिर आगे उसका रिएक्शन जो है ना वो चलता है ना,
उसके ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करना है। तो ये रेडिकल में हम वैसे तो स्टेबल ज्यादा टर्शरी होता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी ना, जिस रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वो फिर आगे रिएक्शन करने के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी ना, वो आगे फिर इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, बन तो जाएगा लेकिन आगे रिएक्शन करने की पावर उसकी कम हो जाती है। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि वो प्राइमरी जो है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, फिर सेकेंडरी की और फिर टर्शरी की आ जाती है। ये दोनों अलग अलग शॉट बन सके, ब्रोमीन क्यों ले रहे हैं क्लोरीन की निस्बत से, और इसी तरह प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में से ये इनकी रिएक्टिविटी का आर्डर ये क्यों बन रहा है। और लास्ट ये पॉइंट है जी, बाई हेलाइड एक्सचेंज, कि जब हम ये हमने पीछे भी बात कर ली थी ना कि जो अल्काइल आयोडाइड है वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलते, तो हम इनडायरेक्ट रिएक्शन से साल्ट्स के साथ रिएक्शन करके अल्काइल आयोडाइड बना लेते हैं। तो ये वही बात उसने दोबारा रिपीट की है। चलें जी बस करते हैं, बहुत देर मैंने आपके हो गया मुकम्मल जिसमें। चलें कल इंशाल्लाह फिर इसकी फिजिकल